के लिहाज से इसका फेथ या इसकी आइडियोलॉजी क्या है जी, दैट वर्ड्स इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सेकेंडली गॉड पे भी उसका जो स्ट्रॉन्ग फेथ है, एंड शी इज अ रिलीजियस लेडी in a sense of her ideology. जी हाँ, अब हम इस पोइम के टेक्स्ट की तरफ आते हैं। सो टेक्स्ट को ओपन कीजिएगा, हम इसके फर्स्ट आंसर को पढ़ेंगे। कहती है जी, द ओनली न्यूज आई नो। ये देखें टाइटल ही को जो है वो फर्स्ट लाइन से ही टाइटल लिया गया पोइम का, और पोइम शुरू भी यहां से हो रही है, द ओनली न्यूज आई नो। कहते हैं कि जो एक न्यूज या एक खबर जो मैं जानती हूं इज बुलेटिन। बुलेटिन बेटा क्या होता है, जो आपकी समरी ऑफ द न्यूज होती है ऑल द डे। कहते हैं कि जो पूरे न्यूज़पेपर की या न्यूज की जो समरी है, ठीक है, अगर मैं उसको समराइज कर लूं, ठीक है, अगर मैं उसको एक इंफॉर्मेशन के अंदर या उसको एक स्टेटमेंट के अंदर मैं कन्वर्ट कर दूं, या उसका मैं एक निचोड़ निकाल लूं, उसका मैं एक रिजल्ट निकाल लूं, तो वो क्या होगा, वो कहां से है जी, फ्रॉम इमोर्टैलिटी। यानी कि वो सारे का सारा जो उसका फोकस है, जो सारी की सारी उसकी सोचें हैं, वो क्या है, वो वहीं पे खत्म होती हैं इमोर्टैलिटी पे। यानी रिजल्ट ऑफ एवरीथिंग, इवन द रिजल्ट ऑफ आवर लाइफ इज इमोर्टैलिटी। ये एक ऐसा ट्रूथ है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। हम इसके मीनिंग भी देख लेते हैं। इसके अंदर बुलेटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है जी, समरी ऑफ न्यूज आर शॉर्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट। और दूसरा है जी इमोर्टैलिटी, और इमोर्टैलिटी का मतलब क्या है जी, परप्यूचुअल। परप्यूचुअल क्या होती है बेटा, जो मुसलसल होती है, लाइफ जो ना खत्म होने वाली होती है, जो एंडलेस होती है, ठीक है। सो हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। कहती है जी, द ओनली न्यूज आई नो इज बुलेटिन ऑल द डे फ्रॉम इमोर्टैलिटी। यानी सिर्फ मुझे अगर कोई न्यूज पता है तो वो कहां से पता है, वो इमोर्टैलिटी के बुलेटिन से पता है। यानी मैं अगर अपनी जिंदगी को समराइज करती हूँ, अपनी सोचों को समराइज करती हूँ, तो एंड रिजल्ट क्या निकलता है, वो यानी मेरी कंसंट्रेशन, मेरा फोकस कहां पे होगा जी, इमोर्टैलिटी पे होगा। The poet has great faith in immortality of soul. अब पहले ही स्टैंजा के अंदर हमें पोइट का जो ग्रेट फेथ है किस पे, इमोर्टैलिटी पे, वो नजर आ रहा है। आफ्टर वंस डेथ मतलब किसी की भी, ये जनरल एक जब आपने कोई डिस्क्राइब करनी होती है चीज, जब आपने कोई पर्टिकुलराइज नहीं करना, क्योंकि बेटा ये तो यूनिवर्सल एक लॉ बन जाता है ना, एक तो यूनिवर्सल रियलिटी है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सो इसके लिए हमने जनरल जो प्रोनाउन यूज किया वो किया वन का। So after one's death, the soul of a man goes to heaven, where it enjoys a permanent life. और यही वो थीम है और यही वो आइडियोलॉजी है जिसको प्रीच कर रही है एमरी डिकन्सन थ्रू हर पोइट्री। The only news that she knows from Bulletin coming from immortality is that there is immortality of soul after death. यानी उसको उन्होंने बता दिया आसान अल्फाज में, प्लेन वर्ड्स में, कि एक ही न्यूज है जो कि वो बुलेटिन से जानती है। और बुलेटिन कौन सा, कमिंग फ्रॉम इमोर्टैलिटी। वो क्या है जी, देयर इज इमोर्टैलिटी ऑफ सोल आफ्टर डेथ। यानी डेथ के बाद आपकी सोल जो है वो एक इटर्नल लाइफ गुजारेगी। फिर हम सेकंड स्टैंजा की तरफ आते हैं जी। कहते जी, ओनली शोज आई सी टुमारो एंड टुडे। कहता है जी कहती हैं जी, एक ओनली शो यानी एक ही शो है जो मैं देख रही हूं, टुमारो एंड टुडे, मतलब फ्यूचर में भी और आज भी, पर चांस इटर्निटी। और वो शो क्या है जी, इटर्निटी का है। टुमारो एंड टुडे मीन्स एट प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर। यानी उसका जो भी फोकस होगा, जो भी उसकी एक्टिविटी होंगी, चाहे वो प्रेजेंट टाइम के अंदर है, चाहे वो फ्यूचर में है, वो क्या है जी, बाय चांस या बाय सम चांस। पर चांस मीन बाय सम चांस, वो क्या होंगी जी, इटर्निटी। इटर्निटी मैंने पहले आपको बताया कि वो इमोर्टैलिटी की ही सेंस में आ रहा है। So all the programs which the poets witness on TV are about eternity. अब वो अपनी एक्टिविटी की बात बता रही हैं। सो वो कह रही हैं कि जो भी मैं टीवी प्रोग्राम देख रही हूँ,
वो सारे भी किसके बारे में हैं? इटर्निटी के बारे में हैं, इमोर्टैलिटी के बारे में हैं. द पोएटिस बिलीव्स इन लाइफ आफ्टर डेथ. मतलब इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव था हियर आफ्टर पे या लाइफ आफ्टर डेथ पे. आपको आइडिया है कि बहुत से हमारे राइटर्स हैं, बहुत से पोइट्स हैं, दे यूजुअली बिकम एथिस्ट. एथिस्ट बेटा वो होते हैं जिनका ना किसी खुदा पे बिलीव होता है, ना किसी मजहब पे बिलीव होता है, ना ही कोई मजहबी रिलीजियस कोई आइडियोलॉजी वो रखते हैं. लेकिन एमली डिकन्सन जो है वो वाजे तौर पे हमें एक स्ट्रॉन्ग, एक बड़ा फर्म, एक बड़ा कॉन्फिडेंट फेथ रखते हुए नजर आ रही हैं, जो कि उनकी पोइट्री के जरिए से हमारे सामने आ रहा है. कहते हैं जी डेथ मस्ट बी द एंड ऑफ द फिजिकल बॉडी. अब वो डेथ को किस तरह से ले रहे हैं, मतलब अब डेथ का एक पॉजिटिव आप समझ लें एक एलिमेंट उनके सामने आ रहा है. जिस तरह से जॉन डन ने कहा कि भाई डेथ किल्स डेथ, ठीक है ना. डेथ के बाद डेथ की डेथ हो जाती है, उसके बाद देयर इज नो डेथ. सो इन फैक्ट हमें डेथ से डरने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे भी वो क्या कह रही हैं कि डेथ जो है बेसिकली वो आपकी फिजिकल बॉडी की डेथ हो रही है, बट इट कैन नॉट बी द एंड ऑफ द सोल. आपकी सोल, आपकी वो इटर्नल लाइफ, वो एक इमॉर्टल लाइफ की तरफ जाती हैं आफ्टर डेथ. सो आप ये समझ लें कि डेथ जो है वो बेसिकली इस चीज को जो है वो मजबूत कर रही होती हैं कि अब एक इटर्नल या एक इमॉर्टल लाइफ स्टार्ट होने वाली है. कहती है जी डे एंड नाइट द पोइट पॉन्डर्स ओवर द टॉपिक लाइक डेथ, गॉड एंड इमोर्टैलिटी. मतलब दिन रात जो उनके माइंड में है, आपको पता है कि जो किसी की क्रिएटिविटी होती है, जो उसकी क्रिएशन होती है, उसके अंदर उसकी अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपनी थॉट्स का रिफ्लेक्शन नजर आता है. जैसे हमने जॉन कीट्स की बात की थी, तो हमने देखा कि किस तरह से उनकी सोचें जो हैं वो उनके फियर्स जो हैं वो उनकी पोइट्री के अंदर नजर आ रहे हैं. सिमिलरली एमिली डिकन्सन जो हैं वो ऑल टाइम डेथ के बारे में, गॉड के बारे में, हियर आफ्टर के बारे में, इटर्नल लाइफ के बारे में सोचती हैं. और वो उनकी सोच जो है वो उनकी पोइट्री के अंदर हमें नजर आ रही है. शी हैज अराइव्ड एट द कंक्लूजन दैट डेथ लीड अस टू अनदर वर्ल्ड. अनदर वर्ड से मुराद क्या है? वो वर्ड जो कि इमॉर्टल है, वो वर्ड जो कि इटर्नल है, वो वर्ड जो कि कभी खत्म नहीं होगी. मतलब इस दुनिया के मुकाबले में वो दुनिया जो है वो इमॉर्टल है. और ये वर्ड क्या है जी? ट्रांजिएंट वर्ड है, ये टेम्परेरी वर्ड है, ये मॉर्टल वर्ड है. विच इज इटर्नल एंड इमॉर्टल. ये करेक्टरिस्टिक है किस वर्ड की? एन अदर वर्ड की, नेक्स्ट वर्ड की, द लाइफ आफ्टर डेथ की है जी. अगला हम स्टैंजा करेंगे. कहते जी द ओनली वन आई मीट इज गॉड. अब यहाँ पे बेटा दो फर्स्ट टू स्टैंजा के अंदर पोइट का जो आइडियोलॉजी थी या उसकी जो सोच थी इमोर्टैलिटी के बारे में, इटर्निटी के बारे में, या लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में, उसने बहुत डिटेल में जो है वो उसको बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली आप कह सकते हैं उसको डिस्क्राइब किया. बड़े खूबसूरत अंदाज में उसने बताया कि हर चीज को अगर मैं अपनी एक्टिविटी को देखूं, अगर अपनी लाइफ को देखूं, अगर अपनी सोचों को देखूं, तो मेरा कंक्लूजन किस बात पे आता है? वो कंक्लूजन इस बात पे आता है कि जी दिस वर्ड इज ट्रांजिएंट, दिस वर्ड इज टेम्परेरी, और हियर आफ्टर जो आपकी लाइफ है दैट इज इमॉर्टल एंड इटर्नल. और एक ऐसा ट्रूथ है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते. ठीक है. अब जो थर्ड स्टैंजा है उसके अंदर पोइट के फेथ को जो है वो पोइट ने अपने फेथ को डिस्कस किया है. वो फेथ क्या है? फेथ जो उसका खुदा के बारे में है. ठीक है. वो कहती है जी द ओनली वन आई मीट इज गॉड. यानी अगर एक हकीकत है, अगर आप सारी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट भी कर लें, तो एक ही चीज है या एक ही जात है जिससे आपने मिलना है, या वही इमॉर्टल है और वही हमेशा रहने वाली है, और वो जात है खुदा की जात. द ओनली स्ट्रीट. आप देखिए वो जो मेटाफोर यूज कर रही है ना, वो आप किसी दुनिया से लिए गए हुए हैं. ठीक है. ताकि रीडर के लिए आसानी हो. ठीक है. द ओनली स्ट्रीट यानी एक ही गली है, और वो गली कौन सी है? एग्जिस्टेंस की. ठीक है ना. और वो एग्जिस्टेंस किसकी? एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, खुदा के वजूद की एग्जिस्टेंस हम वजूद को कहते हैं. सो दिस ट्रैवर्स, ट्रैवर्स मीन ट्रैवल्ड. हम इसके मीनिंग को पहले देख लेते हैं.
एग्जिस्टेंस जो है बेसिकली इट्स रेफरेंस इज टू गॉड, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की वो बात करिए। और ट्रेवल्ड का मतलब क्या है जी? ट्रेवल्ड। ठीक है, आपको पता है कि पोइट जो हैं वो सम टाइम ओल्ड इंग्लिश के वर्ड यूज करते हैं और सम टाइम जरा हटके वर्ड यूज करते हैं इन ऑर्डर टू ब्यूटिफाई द पोइम, उसको एक खूबसूरत रंग देने के लिए। सो उसने क्या कहा इस टेंजा के अंदर? वो क्या कह रही है? द ओनली वन आई मीट इज गॉड, द ओनली स्वीट एग्जिस्टेंस। यानी अगर कोई जात है जिसने हमेशा रहना है या जिसकी तरफ हमने लौट के जाना है, तो वो है खुदा की जात। किसमें? इस ट्रेवल में, इस सफर में। जैसे हम कहते हैं ना कि दिस वर्ड इज लाइक इज अ जर्नी, ठीक है ना? हम डिफरेंट पाथ से हो के डिफरेंट मुश्किलात से होके डिफरेंट ऑब्स्टिकल को हैंडल करके इस लाइफ से हम इस जर्नी को हम जो है वो कवर करते हैं। इस जर्नी से गुजर के फिर हम अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं। सो उसका भी कहने का क्या मकसद है कि दिस वर्ड इज लाइक अ जर्नी। ये आपका कोई परमानेंट प्लेस नहीं है, ये आपका कोई परमानेंट हाउस नहीं है। आपने यहाँ पे सिर्फ एक ट्रैवलर के तौर पे जो है वो जिंदगी को गुजारना है, क्योंकि अल्टीमेट आपकी डेस्टिनेशन क्या है? वो है जी गॉड और इमोर्टैलिटी। ये आपकी डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि डेस्टिनेशन जो है वो फिर टेम्परेरी नहीं होती, वो ट्रांजिएंट नहीं होती। सो इसके अंदर हमें उसके ये व्यूज पता चल रहे हैं कि फिर दिस वर्ड इज नॉट एज मच सिग्निफिकेंट एज द वर्ड ऑफ आफ्टर डेथ। कहती है जी स्टैंजा को हम एक्सप्लेन कर दें तो ये कह रही हैं जी, शी सेज दैट शी हैज ट्राइज टू नो गॉड ऑल हर लाइफ। अब देखें ये फेनोमिनन तो ऑलमोस्ट हर ह्यूमन बीइंग के साथ है। वी एज अ ह्यूमन बीइंग always tries to think about God, always tries to know about God, always tries to know about our existence, our objectivity of our objectives of life. तो यही किस्सा जो है वो एमिली डिकन्सन के साथ था। वो अपनी थ्रू आउट जो अपनी लाइफ थी उसके अंदर उसने खुदा को जानने की कोशिश की। ठीक है, हर माइंड वेवर्ड, वेवर्ड जो है ना वो लड़खड़ा जाता है ना उसका माइंड, कहाँ पे? डाउट में, सस्पेंड जिसको हम कह देते हैं, बिटवीन डाउट एंड फेथ इन द सर्च ऑफ गॉड। ऑब्वियसली सर्च है तो शुरू में ही अगर उसका फर्म बिलीव होता, अगर उसका स्ट्रांग फेथ होता खुदा पे, तो उसको फिर इतनी ज्यादा स्ट्रगल की जरूरत नहीं पड़नी थी। देखिए इमेच्योर लेवल पे, इमेच्योर डज नॉट मीन द एज वाइज इमेच्योरिटी। इमेच्योरिटी या मेच्योरिटी का ताल्लुक आपके जहन से होता है, आपके माइंड से होता है, आपकी सोच से होता है। सो जब आपका माइंड इमेच्योर होता है, जब अभी वो मेच्योरिटी की तरफ चल रहा होता है, उसकी तरफ कोशिश कर रहा होता है, या अभी वो किसी अल्टीमेट रियलाइजेशन के पास नहीं पहुंच रहा, तब तक आप जो हैं वो सस्पेंड ही रहते हैं बिटवीन बिलीव एंड डिसबिलीव। कभी हम ऑब्वियसली हमारे माइंड में डाउट, देखिए सोचता भी इंसान वही इंसान सोचता है जिसके माइंड में डाउट्स आते हैं। जब आपके माइंड में किसी किस्म का कोई शक शुबा ही नहीं है, किसी किस्म के कोई डाउट्स ही नहीं है, तो हाउ यू थिंक यू स्टार्ट थिंकिंग? आप तो फिर सोचेंगे ही नहीं, आप तो फिर जो हैं आप फिर उसी तरह से जिंदगी को गुजार देंगे बिज ये चीज है और ये नहीं है। जब आपके माइंड के अंदर कोई शक आता है, कोई डाउट आता है, कोई कंफ्यूजन आती है, तो फिर आप अपनी एक सेल्फ लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। आप फिर उन बातों पे बिलीव नहीं करते जो कि कन्वेंशनली, जो ट्रेडिशनली आपके पास जनरेशन टू जनरेशन पहुंची होती हैं। सही। सो आप जब आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन आती है, फिर क्वेश्चंस रेज होते हैं आपके माइंड में, फिर इन ऑर्डर टू गिव द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस, या आप उन चीज को अपने माइंड को सेटिस्फाइड करने के लिए यू स्टार्ट सर्चिंग, यू स्टार्ट थिंकिंग। ठीक है। सो उसके अंदर वो पोइट का प्रोसेस बता रहे हैं कि स्टार्ट के अंदर जो है वो उसका जो माइंड था वो डाउट और फेथ में रहा, फिर इवेंचुअली बिलाखिर शी नरिश्ड एन अबाइडिंग फेथ इन गॉड। फिर एट द एंड उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग फेथ जो है वो खुदा पे बना लिया, सोच लिया कि दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी। हाँ, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। अब हम इसके लास्ट आंसर की तरफ जाएंगे। कहते जी, इफ अदर न्यूज देयर बी, इफ
कंडीशनल टेंस में भी है कि अगर किस सूरत में है कि अगर कोई न्यूज होती, आर एडमिरेबल शो, एडमिरेबल बेटा प्रेज वर्दी, वो शो या वो चीज जो काबिल तारीफ है, काबिल जिक्र है, आई विल टेल इट्स यू, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। यानी उसने कंक्लूजन इस बात पे कर दिया कि देयर इज नो अदर एडमिरेबल शो, देयर इज नो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज नो अदर सिग्निफिकेंट रियलिटी जिसको कोट करना जरूरी है, जिसको याद रखना जरूरी है। जी, एडमिरेबल का मतलब क्या है जी? वर्ड ऑफ प्रेज, वो चीज जो कि काबिले तारीफ है। सो उसने कंक्लूजन इस बात पे कर दिया कि हमारे पास अगर कोई चीज है, तो अगर कोई रियलिटी है या अगर कोई फोकस पॉइंट है जिसको हमने याद रखना है, तो वो क्या चीज है? वो है जी इमोर्टैलिटी एंड गॉड। यानी आप इन चीजों को डिनाई नहीं कर सकते और आप इन चीजों को छोड़ नहीं सकते। इनकी इंपॉर्टेंस, इनकी सिग्निफिकेंस के अलावा अकॉर्डिंग टू पोइट उसे कोई और दूसरी चीज काबिल जिक्र नजर नहीं आ रही। और वो कह रही है कि अगर मुझे कोई ऐसी चीज लगी जो कि प्रेज वर्दी हुई, या वो इतनी सिग्निफिकेंट हुई कि उसको मेंशन किया जाए, तो डेफिनेटली आई विल लेट यू नो। So, कहते हैं जी द पोएट इज वेरी फर्म अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मतलब उसका बिलीव, हमें 4 स्टैंजा हमने पढ़े, तो उसका स्ट्रांग जो है, फर्म मीन स्ट्रांग बिलीव, ऐसे है जो अनशेकेबल बिलीव है, जो कि आप जो है जिसको जुटला नहीं सकते, जिसको कंफ्यूज नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये उसने जस्ट किसी ने कह दिया और उन्होंने उसको तस्लीम कर लिया वाली बात नहीं है। उन्होंने बाकायदा अपनी उस कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड को सेटिस्फाइड करने के लिए, अपने अंदर जो उसके क्वेश्चंस आ रहे थे उनके आंसर्स के लिए, उन्होंने बाकायदा इसको सर्च किया, बाकायदा उसको ऑब्जर्व किया, और वो उस कंक्लूजन पे पहुंची। और फिर उस कंक्लूजन पे पहुंची कि दिस वर्ड इज इमॉर्टल, और अगली वर्ड ही हमारा सभी कुछ है, दैट इज इमॉर्टल। तो ऑब्वियसली फिर उसका जो खुदा की जात पे यकीन था वो बड़ा फर्म हो गया। So the poet is very firm about the existence of God. She has a very sincere faith about God in this stanza. So अगर हम इसको just conclude कर दें पैसेज को, पोइम को, तो यह जी the poem is about death, immortality and God। यानी 3 थीम जो हैं वो इस पोइम के अंदर हैं, या 3 बातें हैं जिस पे पोइट ने जिक्र किया, और दे आर इंटरलिंक्ड, दे आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है ना? जब आपका डेथ पे बिलीव है तो ऑब्वियसली फिर आपका इमोर्टैलिटी पे बिलीव है, और इमोर्टैलिटी पे बिलीव है तो फिर आपका गॉड पे बिलीव है। The poet expresses her firm faith in the existence of God। यानी मैंने पहले भी बताया कि कुछ हमारे पोइट्स या राइटर्स जो हैं वो फिर दूसरी राह पे चल पड़ते हैं, दैट इज द वे ऑफ एथिज्म आप कह लें, या वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। उनका अगर टोटल वो एथिस्ट नहीं हुए तो वो जो बिलीव और डिसबिलीव है वो उसके अंदर ही सस्पेंड रहते हैं। लेकिन एमिली डिकिंसन की इस पोइम को पढ़ के हमें पता चल रहा है कि उसकी स्ट्रगल के बाद वो जो मेंटल स्ट्रगल थी, ठीक है, मेंटल स्ट्रगल क्या थी कि उसने एक अल्टीमेट रियलिटी को पाना था, अल्टीमेट उसने एक आंसर लेना था जो उसको सेटिस्फाइड करे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो जिंदगी को गुजारे। सो उसको फाइंड करने के बाद उसका खुदा की जात पे, इमोर्टैलिटी के ऊपर और डेथ पे एक फर्म फेथ डेवलप हो गया। Then she believes that death is not the end of the life। इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि बेसिकली ये आपकी फिजिकल बॉडी की डेथ है, लेकिन आफ्टर डेथ आपकी एक ऐसी लाइफ शुरू हो जाती है जो कि इमॉर्टल है, जो कि ना खत्म होने वाली जिंदगी है, वो स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली डेथ क्या है? डेथ इट इज अ गेट वे, एक रास्ता है टू लेट हर मीट इमोर्टैलिटी। यानी डेथ किल्स डेथ, it is the death of the death rather।
کہ آپ وہ سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی. بیسکلی آپ کی زندگی شروع ہوتی ہے. وہ زندگی ختم ہوتی ہے جو آپ کی ٹرانزینٹ تھی, جو آپ کی ٹیمپرری تھی, جو آپ کی مارٹل لائف تھی. اس کو ختم, ڈیتھ جو ہے وہ ایک ایسا گیٹ وے ہے, ایک ایسا سورس ہے جو کہ آپ کو امورٹیلٹی سے ملاتا ہے. سو دس از اے پازیٹیو نوٹ. ہم اگر پوئم کی ٹون بھی دیکھیں تو دیٹ از کوائٹ پازیٹیو. لائف آفٹر ڈیتھ از اٹرنل اینڈ کنٹینیوس. وہی بات کہ لائف جو ہے وہ ڈیتھ کے بعد جو سٹارٹ ہوگی دیٹ از اٹرنل اینڈ کنٹینیوس, مسلسل وہ جاری رہے گی. شی وٹنسز مینی ٹی وی پروگرامس ڈے اینڈ نائٹ اینڈ دے آر آل اباؤٹ ایٹرنیٹی. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو کچھ بھی دیکھ رہی ہے, ایون ان دا فارم آف انٹرٹینمنٹ, ایون ان دا فارم آف آپ نالج کہہ لیں, کیونکہ جب وہ نیوز پیپر کا ذکر کریے تو وہ ان دا فارم آف انفارمیشن ہوگا, جب وہ ٹی وی پروگرام کا ذکر کر رہی ہے تو وہ ان دا فارم آف انٹرٹینمنٹ ہوگا. تو چاہے وہ ان دا فارم آف انفارمیشن ہو, نالج ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, سیریس ٹاپک پہ بات ہے کیونکہ بلیٹن کی بات ہے, نیوز کی بات ہے, تو یہ آپ کو کس طرف حوالہ دے رہی ہے کہ کوئی سیریس یا گریم ایشوز ہے ان کی طرف ہے, امپورٹنٹ ایشوز ہیں ان کی طرف ہے. ٹی وی پروگرامس ہیں تو وہ انفارمیشن کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی ہے. یعنی کچھ بھی ایکٹیویٹی آف لائف ہے, اگر آپ کا فرم بلیو ہے گاڈ پہ اور امورٹیلٹی پہ, تو آپ کا اینڈ ریزلٹ یہی نکلنا ہے کہ ان تمام چیزوں کی جو ریالٹی ہے وہ ریالٹی کیا ہے جی, لائف جو یہ والی ہے وہ ٹیمپریری ہے, اور ہیئر آفٹر جو زندگی آئے گی وہ امورٹل ہے, وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. سو اوور آل اگر ہم پوئم کی ٹون کی بات کر لیں تو ایک سیریس ٹون ہے, ایک فلوسفیکل ٹون ہے, اور آپٹیمسٹک جو ہے نا وہ ایک نوٹ پہ پوئم ختم ہو رہی ہے. آپٹیمزم ہے کہ آپ کو ڈیتھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈیتھ جو ہے یہ وقتی ہے, اور یہ ڈیتھ جو ہے وہ آپ کی ٹیمپریری لائف کو ختم کرنے کے لیے ہے. جب آپ اس کے بعد جب آپ کی زندگی شروع ہوگی تو اس میں ڈیتھ نہیں ہوگی, وہ ڈیتھ کی ڈیتھ ہو چکی ہوگی. جی بچوں, تو ہوپس ہو کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے. ہوم ٹاسک آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک ہی پیج پہ اس پوئم کو سمرائز کر کے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. میں بار بار آپ کو یہ کہتی ہوں کہ آپ نے اپنی ورڈنگ کے اندر جو ہے وہ اس کو لکھنا ہے, کیونکہ جب آپ یہ ایسا ایسا پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ the sooner you will be able to write by yourself. ٹھیک ہے, اس سے آپ کی بہت سی غلطیاں تو آپ کی پریکٹس خود سے لکھنے سے ہی ہو جائیں گی, اور جب ہم اس کو چیک کریں گے تو اس میں سے اس کو نشاندہی بھی کر لیں گے, اس غلطیوں کو اس کو الیبوریٹ بھی کر لیں گے, تو انشاءاللہ یہ آپ کا ساتھ ساتھ پروسیس چلتا رہے گا. نوٹس کا میں نے میسج دے دیا ہوا تھا, آپ کل آ جائیے گا اور اپنے نوٹس جو ہیں وہ کلیکٹ کر لیجیے گا انہی پوئمس کے. پوئمس کے ساتھ بچوں اب ہم ساتھ گرامر کے پورشن کو بھی لے کے چلیں گے انشاءاللہ. کل سے ہم لوگ ڈائریکٹ انڈائریکٹ یا ایکٹیو پیسو, کیونکہ یہ دو سوال ہوتے ہیں 10 نمبر کے, اس میں آپشن ہوتی ہے, سم ٹائم آپ کو آپشن نہیں بھی دی جاتی, صرف ایک ہی کوشچن دے دیا جاتا ہے. سو ان دونوں کی پریکٹس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کل ہم انشاءاللہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ سے سٹارٹ کریں گے, لیکن اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو کچھ پرائر نالج ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آج آپ نے کیا کرنا ہے کہ پرو ناؤن کو, جو پارٹس آف اسپیچ ہیں اس میں سے آپ نے پرو ناؤن کو جو ہے وہ پڑھ لینا ہے, اور زیادہ نہیں پڑھنا. پرو ناؤن کی صرف کائنڈ کرنی ہے جی, سبجیکٹو پرو ناؤن, آبجیکٹو پرو ناؤن, ٹھیک ہے, ان دونوں کو کر لینی ہے, اچھے سے کر لینی ہے. ٹھیک ہے, کل میں انشاءاللہ اس کو پڑھاؤں گی ڈیٹیل کے اندر, لیکن آپ کو پہلے یہ چیزیں تھوڑی سی پتہ ہوں گی تو آپ ایزیلی اس لیکچر کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے. پرو ناؤن آپ نے پڑھنا ہے, اور کون سا پرو ناؤن کی کائنڈ, سبجیکٹو پرو ناؤن اور آبجیکٹو پرو ناؤن کو ایک نظر آپ نے گزار لینا. آپ کے پاس جو کتابیں ہیں اس میں کافی اچھا جو ہے وہ اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے. اور ایک تو آپ نے یہ نوٹ کر لیں بیٹا, سبجیکٹو پرو ناؤن اور آبجیکٹو پرو ناؤن اس کو کرنا ہے. اور سیکنڈ چیز آپ نے کیا کرنی ہے کہ آپ نے فرسٹ پرسن پرو ناؤن, سیکنڈ پرسن پرو ناؤن اینڈ تھرڈ پرسن پرو ناؤن یہ بھی دیکھنا ہے. یعنی دو چیزیں آپ نے کل کر کے آنی ہے تاکہ ہم ڈائریکٹ انڈائریکٹ کو سٹارٹ کر لیں. ایک آپ نے کیا کرنا ہے جی, پرو ناؤن کی جنرل ڈیفینیشن کے پرو ناؤن ہے کیا, اور اس کی کائنڈ
آپ نے سبجیکٹو پروناؤن کرنا ہے اور آبجیکٹو پروناؤن کرنا ہے, اور ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے جی, پروناؤن میں فرسٹ پرسن پروناؤن کون سے ہوتے ہیں, سیکنڈ پرسن پروناؤن کون سے ہوتے ہیں, اور تھرڈ پرسن پروناؤن کون سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان دونوں چیزوں کو جب آپ کر لیں گے تو پھر ہم آسانی کے ساتھ اپنا گرامر کا پورشن بھی کرتے جائیں گے. سالو. اور جو ہے وہ آپ نے اس کو جب آپ کو نوٹس مل جاتے ہیں تو اس کو آپ تیار کرنا بھی شروع کر دیں, کیونکہ جو 24 کو ہم نے ٹاسک آپ کو اسائن کرنا ہے اس کے اندر آپ کا یہ سارا جو ہے وہ شامل ہوگا. سو بہتر ہے کہ اب آپ کے پاس ابھی بہت ٹائم ہے, اگر آپ روز کا 1 گھنٹہ بھی دیتی ہیں یا آدھی اسائنمنٹ بھی تیار کرتی ہیں, 1 پیج بھی کرتی ہیں, تو ایزیلی جو ہے وہ آپ کا 24 تک یہ کام ہو جائے گا. اور اس کو اسی طرح سے لیجئے گا, بار بار کہا جا رہا ہے کہ کلاسز اپنی اٹینڈ کیجئے, اگر آپ نہیں کریں گے تو جو ہم نے پڑھا دیا ہے کوئی ٹیچر اس کو ریوائز نہیں کروائے گا. اور بی پیپر کو بھی بیٹا کوشش کریں کہ جتنا ہم کروا رہے ہیں اس کی آپ, اگر آپ نے 15 منٹ میں بی پیپر کا یہاں پہ لیکچر لیا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو آدھا گھنٹہ آپ خود سے بھی دیں, کیونکہ جتنا آپ خود سے پریکٹس کرو گے آپ اتنی ہی زیادہ کرامنگ سے بچ جاؤ گے, اتنے ہی زیادہ رٹے سے بچ جاؤ گے, کیونکہ سلیبس بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ پھر اگر آپ کریٹو کرو گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. ٹھیک ہے بچوں, اللہ حافظ.